देखिए लाइट के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, तो वो कहानी हम आपको सुनाएंगे वे ऑप्टिक्स में। अभी लाइट के बारे में ज्यादा नहीं, अभी सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जब बातें हुई थी तो ये कहा गया था कि फाइनल जो कंक्लूजन निकला कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। मैं वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, कि इसका क्या मतलब है? लाइट का दो नेचर है, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। कि ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर है, बहुत बढ़िया। अब ये समझिए जैसे कि मैं हूं, मैं एक पर्टिकुलर बॉडी हूं। अगर आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ देखते हैं और वहां जो मैं कर रहा हूंगा उसको आपको एक्सप्लेन करना है बिना हिलाए तार। हाँ, अगर आपको मेरा बिहेवियर वो एक्सप्लेन करना है, फिर आपने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ देखा और है 13वीं वाली 12 चलेगी तभी तो 13वीं आई ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। मैं अपनी मदर के साथ हूं, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अब आप इसमें से हूं तो मैं ही, लेकिन अगर मुझे स्टूडेंट के सामने जो मेरा बिहेवियर है अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना है तो आपको मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मानना, आपको मुझे बेटा नहीं मानना, समझ रहे हो? आपको मुझे फ्रेंड नहीं मानना, आपको मुझे जो टीचर वाली प्रॉपर्टीज हैं उसको स्टडी करो और उससे आप मेरा ये बिहेवियर एक्सप्लेन कर पाओगे। लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ किस तरह से रहता हूं उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरी टीचर वाली प्रॉपर्टी काम आएगी ही नहीं, उससे आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, उससे आंसर ही गलत आ जाएगा। उसके लिए आपको मुझे एक सन वाली प्रॉपर्टी को मानना पड़ेगा। फ्रेंड के साथ मेरी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, राइट? कहने का मतलब मेरे अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आप मुझे अलग अलग मानोगे। यही लाइट के साथ होता है। जब लाइट को हमने पढ़ा तो लाइट के कई सारे फिनोमिना थे। स्टार्टिंग में जो न्यूटन भाई साहब थे, ठीक है, तो न्यूटन बाबा ने लाइट को पार्टिकल मान लिया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कि सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो पार्टिकल जैसी होती है। कि मतलब आप ये मानिए कि लाइट क्या है, बुलेट की तरह है। बुलेट अगर आप फायर करते हो, अगर ग्रेविटी ना मानू तो बुलेट कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन में जाएगी। लाइट भी स्ट्रेट लाइन में जाती है। बुलेट में मोमेंटम होता है, लाइट में भी मोमेंटम होता है। बुलेट जिस जगह टकराएगी वहां पे गड्ढा कर देगी, लाइट जिस जगह टकराती है वहां पे रोशनी कर देती है। समझ रहे हो? तो ये लाइट का पार्टिकल नेचर है। कि लाइट का वेव नेचर, लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स को फॉलो कर रही है, उसकी वेवलेंथ है। ये क्या है? लाइट का वेव नेचर है। तो जब न्यूटन ने एक बुक लिख दी थी रे, ये ऑप्टिकस करके बुक थी उसकी एक, उसमें उसने लाइट को पार्टिकल माना था और उसके कई सारे फिनोमिना उसने एक्सप्लेन कर दिए थे। बाद में भसड़ मची, कुछ चीजें उससे पूछी गई जिसका जवाब न्यूटन गलत दे रहा था, ठीक है। बट न्यूटन के मुंह पे कोई बोल नहीं सकता था ऐसी बातें, क्योंकि न्यूटन एक ऐसा इंसान था जो अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाता था। यही एक वजह है कि जब आप हुक साइंटिस्ट जो था, जब न्यूटन ने कुछ एक लॉ दिया तो हुक ने उस लॉ को गलत बताया, उससे न्यूटन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, इतना ज्यादा। वो न्यूटन ने जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये सब दिए थे, ये तो उसने बहुत पहले ही दे दिए थे, उसने लिख लिख के रख दिए थे, दिए नहीं किसी को, उन्हें कि लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कहेंगे। बाद में वो धीरे 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 पता लगा। अगर न्यूटन अभी जिंदा होता तो हम लोग हवा में चल रहे होते। उसकी सोच उस लेवल की थी। वो न्यूटन मर गया बेचारा 38 साल की उम्र में, ठीक है, इसलिए हम लोग अभी तक हवा में नहीं चल पाए। वैसा आदमी नहीं पैदा हुआ। पता है ना न्यूटन के बारे में? तो कैलकुलस लिखी है उसने पूरी। कैलकुलस समझते हो ना? औकात समझो, जो आदमी कैलकुलस लिख सकता है वो क्या होगा। तुम तो बोलते साले के सर में सेब गिरा तो खा जाता। आदिवासी से भी पिछड़े होते हम अगर न्यूटन नहीं होता हमारी लाइफ में। क्या मजाक लग रहा है क्या? खैर छोड़ो।
तो न्यूटन को किसी कोई बोल नहीं सकता था, बट बाद में जैसे न्यूटन ने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर दी थी पार्टिकल नेचर के बेस पर, उसने रिफ्लेक्शन को पार्टिकल नेचर के बेस पर एक्सप्लेन करा। तो रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट का कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। उसने रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, और इसी चीज को आप पढ़ते हो रे ऑप्टिक्स। बुलेट को आप किसी एंगल पे मारो, इस एंगल से निकल जाएगी। लाइट को मारो, लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। बुलेट भी किसी मेटल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट भी हो सकती है। बुलेट को पानी में डालोगे, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, लाइट की भी बदल जाएगी। ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा कॉम्पटन है सिलेबस में है? नहीं, बस नाम तो लिखाई देता हूं। कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपके पास स्पेक्ट्रम की जो लाइट थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो स्प्लिट हो जाती थी, उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रही है, उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या? ठीक, जीमन स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। इसी में जीमन भी लिख सकते हो। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने भी लाइट को पार्टिकल ही माना, और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा, जिसकी वजह से उनको नोबेल अवार्ड मिला। सिर्फ उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था पार्टिकल मान करके। लेकिन जो चीजें वेव नेचर मान करके एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। इसमें आता है पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, लिख लीजिए, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, राइट 3 फिनोमिना विच कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। तो कोई भी 3 लिखने थे। लास्ट का लिखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो रे ऑप्टिक्स में हम ये पढ़ेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे ये, और जो हम आगे पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर, उसमें पोलराइजेशन शायद हटा दिया सिलेबस से। ये सब तो क्या ही पढ़ना, ये पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर में, ये और ये। ठीक है, फिर बात करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स। आइए हटा रहा हूं, ये कहानी न्यूटन वाली सुनाऊंगा आपको किसी दिन, कैसे लड़ मरे सारे वैज्ञानिक एक ही जगह पर। आइए, लाइट किसी भी सरफेस पर गिरती है तो क्या होता है, सरफेस के साथ बात करते हैं। अगर ये लाइट रे आ रही है, इसलिए मैं एरो बनाऊंगा, आप एरो नहीं बनाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। एक बार बता रहा हूं, अगली बार नहीं बताऊंगा। आपको टेस्ट हुआ और आपने एरो नहीं बनाया तो मेरे से उम्मीद मत करना मैं पूरे नंबर दूंगा। ठीक है, ओके। जिस सरफेस पर लाइट गिरती है और जिस पॉइंट पर गिरती है, वहां से एक परपेंडिकुलर अगर आप सरफेस पर डालते हो, तो जिस प्लेन पे गिरती है उसके अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब लाइट के 2 काम होते हैं, 3 काम होते हैं। लाइट का कुछ अमाउंट यहां से वापस सेम मीडियम में आ जाता है, कुछ अमाउंट मीडियम में ही रह जाता है, और कुछ अपने मेन पाथ से हट जाता है। तो ये 3 फिनोमिना हमारे पास लाइट के देखने को मिलते हैं। सरफेस के अंदर जो लाइट रह जाती है, वो उस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो धूप कहीं पर पड़ती है तो वहां गर्म हो जाता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, एंड बेंडिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज रिफ्रैक्शन।
क्लियर? ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, ये नहीं है। अब अगर हमें रिफ्लेक्शन की स्टडी करना है तो हम चाहेंगे मैक्सिमम लाइट कैसी हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्प्शन कम हो, रिफ्लेक्शन भी कम हो। तो हम इसकी क्या कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे। जैसे इसको पॉलिश करेंगे अब ये कहलाएगा मिरर। क्लियर? वैसे नॉर्मल से एंगल हमेशा नापा जाता है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बना ली एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से, सारे एंगल नॉर्मल से ही नापेंगे जाएंगे, यहां से नॉर्मल से ही बनेंगे। आइए लिखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, the branch of physics which deals with the particle nature of light is called ray optics. आगे लिखिए, मिरर। ठीक है, लिखिए, a polished surface is called as mirror. आइए, अब जब बात होती है मिरर की, अगर सरफेस आपके पास प्लेन है तो वो कहलाएगा आपके पास प्लेन मिरर, और अगर वो थोड़ी सी कर्व्ड है तो वो कहलाएगा आपके पास स्फेरिकल मिरर। आइए, सपोज कीजिए ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, आपके घरों में प्लेन मिरर ही मिलता है, और यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मिरर का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं पोल। जितनी भी डिस्टेंसेस मिरर में नापी जाती है वो पोल से नापी जाती है। ठीक है, तो इधर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं यू। जब इसकी इमेज बनती है तो इतनी ही बड़ी इमेज बनती है जितनी इसकी है, और इसको हम बोलते हैं वी। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज। चूंकि इधर से कोई भी लाइट इधर नहीं जाती है, इसका मतलब है ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, सीधी बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी है, इरेक्ट, सेम साइज की बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर पर बनेगी, और लेटरली इनवर्टेड, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यानी कि पी की इमेज ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होते हैं, सॉरी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। दीज आर HIV मोटू वैक्सी। इनका है क्या, इनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास इमेज की प्रॉपर्टीज, वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, सेम साइज की, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एज द ऑब्जेक्ट वर। लिखिए इसको, HIV मोटू वैक्सी का लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। बोर्ड लेटर में Y ऐसे नहीं बनता है, Y ऐसे बनता है, ये Y होता है रियल में। आइए, ये सपोज कीजिए आपके पास प्लेन मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लाइट जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, इधर से लाइट जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, ये वाली लाइट यहां से जाकर के ऐसे मुड़ जाएगी, और ये वाली लाइट यहां से जाकर के ऐसे मुड़ेगी। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फील्ड व्यू। ना 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 ना, जो कोने से टकरा के जाती है, बिल्कुल एक्सट्रीम से। अगर आप यहां हैं तो भी इसकी इमेज देख लोगे, अगर आप यहां हैं तो भी इसकी इमेज देख लोगे, लेकिन इससे बाहर निकल जाओगे, अगर आप बोलो यहां पे पहुंच जाऊंगा तो इसकी इमेज दिखेगी, तो नहीं दिखेगा।
क्योंकि फाइनल जो टर्मिनल रे है वो ही यहां तक पहुंच रही है। इमेज बनने के लिए लाइट तो आनी चाहिए ना आंखों में, ठीक है। और ये सब जहां पे मिलेंगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, और इस इमेज को आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो। तो ये होता है फील्ड व्यू। हाँ, अगर मिरर थोड़ा लंबा हो जाता तो आपका फील्ड व्यू बढ़ जाता। तो ये होता है फील्ड व्यू विच डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मिरर। हो गया? चलिए क्वेश्चन करना है का इजी, सिर्फ ड्राइंग बनानी है आपको। सर इस स्फेरिकल वाले की जगह हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनाना है यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट की इधर इमेज बना दो। ये अगर ए और बी है, ए अगर मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो यहां से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही आपके पास ए मिलेगा। अगर बी पॉइंट यहां से 30 सेंटीमीटर पर है, तो 30 सेंटीमीटर पर आपको बी मिलेगा, और इसको सीधा का सीधा मिला दीजिए। यानी कि इमेज ऑफ द डिस्टेंस, सॉरी, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यह है इसका की पॉइंट। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर depends on perpendicular distance of object. बट देखो बनाने की ट्रिक देखो, ये अगर 10 सेंटीमीटर पर है तो यहां से पहले 10 सेंटीमीटर पर सी कर दो, और यहां से अगर 25 सेंटीमीटर पर बी है तो यहां से 25 सेंटीमीटर पर बी कर दो, और दोनों को मिला दो, ठीक है। और यहां से अगर ये ए है तो ए को यहां से मिला दीजिए। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स, ये वाई है तो ये वाई, और ये जेड डिस्टेंस है तो ये जेड डिस्टेंस पर बनेगा। सीधी सी बात इतनी है। आगे समझ में? ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर भाग रहा है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से 8 सेंटीमीटर पर था जब आपने इसको देखा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। Calculate distance between object and its image after 2 seconds. अभी 8 सेंटीमीटर पर है तो इसकी इमेज भी कहां होगी? 8 सेंटीमीटर पर। 1 सेकंड में ये 6 मीटर और आ जाएगा, हाँ सॉरी 2 सेकंड में, तो ये 6 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 सेंटीमीटर ये हो गया, तो इसकी इमेज भी कहां आ जाएगी? ठीक है बेटा, रख दिया आंसर शीट, रख दी, नाम क्लास टॉपिक 3 चीज लिख देते। क्लास नहीं तेरी कोई? जो क्वेश्चन आए थे ना सबके आंसर मेरे को पता थे, तो तू लिख के क्यों आई? क्लास टॉपिक लिख क्या? आपको पता तो है मैं 10th क्लास में हूं। तो टोटल मिलाकर के कितनी हो गई है? 28 सेंटीमीटर। कितनी इजी है रे ऑप्टिक्स, है ना? अभी तो खेल रहा हूं तुम्हारे जज्बातों के साथ में।
हाँ बाय मोटी, गुड नाइट। एक दिन ये लड़की मेरे से क्वेश्चन क्या पूछी पता है? सर ये आलू जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? प्लांट लिविंग होता है, ये तो नहीं बताया। उसको ये नहीं पता, फिर उसको ये बोला, मैंने कहा आलू मिलता कहाँ है? कि मुझे क्या मालूम, उसको ये नहीं पता कि आलू प्लांट होता है। मैंने कहा प्लांट होता है, कि आलू प्लांट होता है? अब बता फिर। हाँ तो चिप्स ही खाती थी मैं, तब से इसका नाम मैंने आलू ही रख दिया है। आंसर तो बताओ। ये रहा बेटा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन अबव क्वेश्चन इफ मिरर इज मूविंग, इन अबव क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा। इन अबव क्वेश्चन इफ मिरर इज मूविंग at 3 centimeter per second towards the object. In above question, if mirror is moving at 3 centimeter per second towards the object, what is the speed? What is the speed of image? सितमगर हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत। हाँ बस बेटा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क। चल बता बेटा, करो करो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके करो। 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कोई? सर मेरा क्वेश्चन, हाँ सर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वैसे तो हमारा स्टेशनरी है, पर अगर हम मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बताना है, या फिर किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? मिरर किसके रेस्पेक्ट में भाग रहा है? मिरर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भाग रहा है, और पॉइंट। तो फिर बस खत्म। जब आपने मिरर को भागता हुआ माना, मिरर की स्पीड जिसके रेस्पेक्ट में भी आपने मानी, उसी के रेस्पेक्ट में इमेज की निकाल। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि कार जा रही 3 मीटर पर सेकंड, तो बोला सर किसके रेस्पेक्ट में? हाँ डिपेंड करता है, अगर पीछे ट्रक वाला जा रहा हो। बेटा क्वेश्चन इसी तरह से गलत होते हैं। इसी तरह से गलत हो जाता है क्वेश्चन। तू रेस्पेक्ट ही रेस्पेक्ट करता रहेगा, तेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ कितना? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ 3 आई, और क्या है ना, नॉर्मल है, इसमें क्या फिजिक्स है। हाँ भाई प्रभु, ऑब्जेक्ट यहां है, कितनी दूरी पर था? 8 सेंटीमीटर। समझना ध्यान से, इमेज कहां मिलेगा? 8 सेंटीमीटर। अब 1 सेकंड में मिरर कहां पहुंचा? कितना आगे आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहां मिलेगी? 5 पर, यानी कि 3 ये और 2 ये है। ऑब्जेक्ट वही है ना? मिरर मूव कर रहा है। अरे मैंने बोला तो था यार कि ऑब्जेक्ट रोक दिया मैंने। इफ अबव क्वेश्चन में मिरर मूव कर रहा है। ठीक है, सुनो 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 सुनो, ये पूरा 8 था, 8 में से 2 ये हो गया, तो ये कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। मिरर 3 पर गया तो ऑब्जेक्ट कितना मूव करा? 6 सेंटीमीटर। तो इमेज की स्पीड कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर।
तो इमेज की स्पीड जो होती है 2 इंटू मिरर की स्पीड दी जाती है, वैसे ये कह सकते हो। देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मुझे इतना पता है कि अगर मैं 1 सेकंड बाद देखूंगा तो मिरर आ जाएगा इधर 3 सेंटीमीटर पे, तो मिरर मैंने यहां से खिसका करके 3 सेंटीमीटर पे कर दिया। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे आया तो इसकी इमेज भी 5 सेंटीमीटर पे बनेगी, ये बना दी मैंने। अब मैंने इमेज की इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन देखी, 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यानी कि इमेज 6 सेंटीमीटर आगे चली गई 1 सेकंड में, तो स्पीड कितनी होगी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस। सर अगर इस क्वेश्चन में मेरा ऑब्जेक्टिव मूव कर रहा होता हाँ तो कुछ नहीं होता, 1 सेकंड में ये यहां आ गया तो ये कहां चला जाता 3 सेंटीमीटर से ना, तो वो इसकी इमेज हो जाती यहां पे 3, तो ये हो जाता 8, 3 2 5 और यहां से भी 3 8, तो ये हो गया 3 2 5, तो ये आ जाता 3 सेंटीमीटर, है ना। सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखिए, ये देखना मिरर यहां आया, यहां से ऑब्जेक्ट 8 पर है तो ये भी 8 पे मिलेगा, 3 2 5 और 3 8, तो यहां पे इमेज मिल जाएगी आपकी। अब ये देखो ये पूरा 8 था, ठीक है, और ये कितना है 3 2 5, ये 5 है ये 8 है, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 सेंटीमीटर भाग गया ये। आइए, अगर आपके 2 मिरर किसी एंगल पर हैं, थीटा एंगल, और आपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करा, ऑब्जेक्ट कहां कहां जा सकता है, एक तो इनके एंगल बाइसेक्टर पे जा सकता है, अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहां है तो इसको हम बोल देंगे सिमेट्रिकल पोजीशन, और अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो हम बोल देंगे एसिमेट्रिकल पोजीशन, या यहां है तो ऑब्जेक्ट को आप या तो सिमेट्रिकल रख सकते हो दोनों मिरर के रेस्पेक्ट में, या उसको एसिमेट्रिकल रख सकते हो। तो इसके फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको करना क्या है, अगर आपसे बोलता है कि बताइए इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो बताइए कितनी इमेजेस बनेगी, ये ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो कितनी, तो इसको क्या करना है, स्टेप 1 है, सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालना, 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा शुड बी इन डिग्री, ये काम कर लीजिए, ठीक है। स्टेप 1 सबसे पहले ये काम करना है। स्टेप 2, n की वैल्यू या तो ऑड आएगी या इवन, अगर ऑड आती है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है तो आ जाएगा n, मतलब जो आया है वही आपका आंसर है सिमेट्रिकल में, और एसिमेट्रिकल में n-1 कर दें, है ना, एसिमेट्रिकल सिमेट्रिक ये, और एसिमेट्रिकल में n, और अगर इवन आ रहा है तो n-1, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो। इन अबव डायग्राम इफ, ये डायग्राम है आपका, 2 मिरर थीटा डिग्री पर है, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 72 डिग्री और 75 डिग्री, बोथ द केसेस में निकालना। 75 हाँ
सबका निकालना। ये कितना आ रहा है? और ये कितना आएगा? ठीक है, समझिए ये क्या आया? इवन है। इवन में तो नंबर ऑफ इमेजेस चाहे ऑड हो, चाहे वो सिमेट्रिकल पोजीशन हो या एसिमेट्रिकल पोजीशन हो, आपका आंसर आएगा 5। देख लो इधर, आपके 6 आया, 6 इवन है, चाहे वो सिमेट्रिकली लोकेटेड हो या एसिमेट्रिकल हो, आंसर क्या जाएगा? n-1, यानी कि 6 - 1। क्लियर है? अब ये आया ऑड। ऑड में अगर सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो आंसर आ जाएगा 4, और अगर एसिमेट्रिकली लोकेटेड है तो आंसर आ जाएगा 5। अब ये 4.5 है, इसको आप 5 मान लेना, ठीक है, और आंसर आपके सेम हो जाएंगे।